नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए हम लोग वीपीओ की क्लासेस कर रहे थे, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए और इसकी वैल्यू एडिशन क्लासेस हमने शुरू कर दी थी। वैल्यू एडिशन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान देना 1992 1992 वाला। ये अधिनियम किससे संबंधित है? ये अधिनियम संबंधित है नगर पालिका से। इससे पहले 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चाएं करी थी। अच्छा, इसका जो पार्ट 1 था, मैंने आपसे कहा था, ये जो नगर पालिका का पार्ट है, ध्यान दो। नगर पालिका के पूरे भाग को हम 3 भागों में बाँट के पढ़ेंगे। कौन-कौन से? सबसे पहले जो पार्ट 1 था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, नगर पालिकाओं के बारे में। फिर इसी में मैंने आपको 8 संस्थाएँ बताई थीं। 8 हमने निकाय बताए थे। ये निकाय कौन से हैं जो भारत में प्रचलित हैं? जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है या फिर छावनी बोर्ड का नाम आपने सुना होगा। इन्हीं 8 निकायों को पढ़ेंगे। और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के संबंध में नगर पालिका। ठीक है? देखो, उत्तर प्रदेश के संबंध में नगर पालिकाओं से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, चूंकि आपने मॉक टेस्ट में देखे भी होंगे ऐसे प्रश्न। जैसे जिला योजना समिति का नाम आपने सुना होगा, या फिर नगर पालिकाओं के संबंध में वहाँ के जो महापौर होते हैं, उनको निर्वाचित कौन करता है, ये कौन कौन से काम करते हैं, कुछ इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं से। क्योंकि हालांकि इसके बारे में जो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके बारे में आपको जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है उसमें बातें ये नहीं दी गई हैं। आपको वहां पर केवल और केवल स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन, और ये जो स्थानीय स्वशासन है, प्रेशर किया गया है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से ही संबंधित पढ़ें। लेकिन चूंकि स्थानीय स्वशासन है, तो आपको नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में भी ज़्यादा बहुत नहीं, फिर हल्का-फुल्का ज्ञान तो होना ही चाहिए। चूँकि आप देख पा रहे होंगे, वर्तमान में जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन सेट कर रहा है, जैसे आपने कंप्यूटर के ही देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, जो कि आपके जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, उसमें नहीं थे। ठीक? तो कुछ इस प्रकार से आप थोड़ा-थोड़ा ब्रॉड करके भी पढ़ सकते हो, जैसे नगर पालिका। अच्छा, अब इसमें चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे, पार्ट 2 को ये जो 8 संस्थाएँ हैं, उनको पढ़ेंगे। देखो, 74th संविधान संशोधन, हम इसको पढ़ने वाले हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है? ये जो अधिनियम है किससे संबंधित है? ये नगर पालिका से संबंधित है। आप बताओगे? और इसी का हम पढ़ेंगे भाग 2। इसमें मैंने आपको बताया था कि शहरी शासन के प्रकार भारत में टोटल 8 एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान दो, मैं शहरी शासनों के प्रकार की अगर बात करूं, तो आपको भारत में 8 देखने को मिलेंगे। ये कौन-कौन से हैं? जैसे यहाँ पर नगर निगम है, ठीक? यहाँ पर नगर पालिकाएं हैं। इसके अलावा अधिसूचित, गौर करना, अधिसूचित क्षेत्र समितियां, ये क्या होती हैं? अभी हम लोग इनकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपने कुछ ऐसे नगरीय क्षेत्र समितियों के भी नाम सुने होंगे, जो कि नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए ये बनाई जाती हैं। साथ ही साथ आपने छावनी बोर्ड का नाम सुना है। इसके अलावा टाउनशिप, टाउनशिप के अलावा बंदरगाह न्यास, और साथ ही साथ 8वीं जो संस्था है, या हम कहें 8वां जो शहरी स्थानीय शासन का प्रकार है, वो है विशेष उद्देश्य एजेंसी। इन्हीं के बारे में एक-एक करके पढ़ते हैं। ये क्या है? इनका गठन कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप उठाओ नगर निगम को। यहाँ पर देखो, नगर निगम। दरअसल ये संस्था वहाँ पर स्थापित की जाती है, जो सामान्यतया बड़े शहर होते हैं। जैसे भारत में अगर आप दक्षिण में जाओगे, तो आपको जगह मिलेगी चेन्नई, ठीक है? तो ये एक बड़ा शहर है, यहाँ पर आपको नगर निगम मिल जाएगा, चेन्नई।
हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई जगह है, जैसे बड़ा सा शहर है हैदराबाद, यहाँ पर भी आपको नगर निगम मिलेगा, या फिर आप कोलकाता जाते हो, या फिर आप चले जाओ बम्बई, इसके अलावा आप चले जाओ बंगलुरु। तो ऐसे बड़े-बड़े शहरों में जब आप आते हो, तो आपको नगर निगम देखने को मिलता है। अर्थात ये जो संस्था है, ये जो निकाय है, हम ये कह सकते हैं कि ये बड़े शहरों में बड़े शहरों में स्थापित किए जाते हैं। बोलो भाई, स्थापित किए जाते हैं। अच्छा, अगर ये बड़े शहरों में स्थापित किए जाते हैं, तो एक नगर निगम में आप देखोगे, इसमें 3 प्राधिकरण होते हैं। इसमें 3 प्राधिकरण होते हैं। सवाल मेरा ये है कि ये जो 3 प्राधिकरण हैं, ये कौन-कौन से हैं? इसमें एक होता है परिषद, गौर करना। एक होती है इसमें स्थायी समिति, और इसके अलावा एक इसमें होता है आयुक्त, और भी कई सारे पदाधिकारी। तो ये परिषद क्या है? एक नगर निगम में स्थायी समितियाँ क्या हैं और ये क्या काम करती हैं? और ये जो आयुक्त बना बैठा है, ये कौन होता है? ये दरअसल आईएएस ऑफिसर होता है। अब इसमें देखो, हम सबसे पहले परिषद के बारे में चर्चा कर लें आपसे। देखो, अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये परिषद क्या होती है? क्या बताओगे? दरअसल ये एक शाखा होती है, जिसमें कई सारे लोग होते हैं, और ये जो लोग होते हैं, ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सवाल हमारा ये है, कि जनता चुन रही है तो प्रत्यक्ष रूप से, अगर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाए किसी को, तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाता है। तो ये जो परिषद है, इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष लोग होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों को भी शरीक किया जाता है, जो कि नामित होते हैं। अर्थात कुछ नामित व्यक्ति भी होते हैं। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है? ये एक एलीट क्लास के लोग होते हैं। अर्थात इन लोगों से बनी एक ऐसी संस्था, जो नगर निगम के लिए विचारात्मक और विधायी शाखा होती है, जो नियमों को बनाती है। अर्थात इन लोगों से जो संस्था बनती है, या हम कहें ये जो परिषद है, यह नगर निगम की विचारात्मक विचारात्मक और विधायी शाखा है। विधायी शाखा है, ठीक है? इसमें कौन-कौन शामिल है? इसमें शामिल है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसमें शामिल हैं वो लोग जो नामित किए जाते हैं। अर्थात जनता के द्वारा जब ये प्रत्यक्ष रूप से इनमें से कुछ चुने जाएँगे, तो मुझे बताओ, क्या इसमें कुछ एससी होंगे, कुछ एसटी भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, और महिलाएँ भी होंगी? अर्थात क्या जनता के द्वारा चुने जाने वाले प्रोसेस में आरक्षण व्यवस्था लागू होती है या नहीं होती है? हाँ, लागू होती है। ध्यान दो, अर्थात परिषद की संरचना में कौन-कौन शामिल होता है? ये सारे लोग जो जनता के द्वारा चुने गए, लेकिन आरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाता है। गौर करो, अगर हम कहें परिषद क्या है, तो आप यहाँ से क्या कहोगे? यह नगर निगम की विचारात्मक विचारात्मक और विधायी शाखा है, ठीक है? मुझे ये बताओ कि इसमें कौन-कौन शामिल होता है? इसमें जनता के द्वारा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद होते हैं, इन्हें पार्षद कहेंगे आप, ये जो चुने जा रहे हैं। इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद होते हैं, ठीक है? और कुछ नामित सदस्य भी होते हैं, कुछ नामित सदस्य भी होते हैं। सवाल हमारा ये है कि जो ये चुने जा रहे हैं, इस पूरे के पूरे परिषद की संरचना में आरक्षण को भी ध्यान में रखा जाता है। ध्यान दो, परिषद की संरचना में एससी हो, एसटी हो, या फिर महिला हो, महिला के आरक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, अब इसी में आप एक पद को पढ़ोगे, इस पद को कहा जाता है महापौर। महापौर, ये क्या है? दरअसल
या हम कहें एक ऐसा शख्स जो महापौर बनता है, ये इस परिषद का प्रमुख होता है, जो अभी आपने परिषद पढ़ी थी। और इसे एक शब्द और इसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसे कहा जाता है मेयर। ध्यान दो, इसे मेयर भी कहा जाता है। अर्थात ये कौन है? तो आप कहोगे यह परिषद का एक प्रमुख होता है। ठीक है? और इसे क्या कहा जाता है? मेयर। अच्छा, इसी के ही पद के नीचे अगर हम क्रमानुसार देखें तो इसकी सहायता के लिए हम ये कह सकते हैं, हम ये कहें इसके पद के नीचे, या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी सहायता के लिए एक अन्य पद होता है, जिसे कहा जाता है उप मेयर या डिप्टी मेयर या फिर उप महापौर। अर्थात इसकी सहायता के लिए इसकी सहायता के लिए उप महापौर, या फिर आप क्या कह सकते हो, डिप्टी मेयर। डिप्टी मेयर भी होता है। अच्छा, सवाल ये है कि भाई ये काम क्या करेगा? ये अगर डिप्टी मेयर है तो ये काम क्या करता है? दरअसल इसका प्रमुख कार्य होता है, इसका प्रमुख कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। अध्यक्षता करना होता है। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे जब हम उत्तर प्रदेश का विधान पढ़ेंगे। उसमें महापौर को और कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं, वहाँ हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है? जब नगर निगम का अधिनियम पढ़ेंगे। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? ये कौन-कौन से कार्य करता है? इस प्रकार से सारी की सारी बातें वहाँ पर दी गई हैं, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा एक मैंने संस्था और बताई थी आपको। कौन-सी संस्था है ये? देखो, नगर निगम के अलावा मैंने बताया था, नगर निगम में परिषद परिषद के अलावा स्थायी समितियाँ। देखो, स्थायी समिति क्या है? स्थायी समिति। दरअसल इसका जो गठन होता है, वो होता ही है परिषद के कार्यों को आसान बनाने के लिए। बहुत सारे कामों को ये अंजाम देती है। आकार में बड़ी होती है स्थायी समिति, और आकार में बड़ी होने के साथ-साथ ये निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र होती है। इसको जो भी काम दिए जाते हैं, ये उनके संबंध में निर्णय ले सकती है। जैसे स्थायी समिति को, जैसे आपने पंचायती राज पढ़ा था। पंचायती राज में कई सारी समितियाँ पढ़ी थीं। कौन-कौन सी? जैसे मैंने आपको बताया था, एनईपी, सीएचडब्ल्यू, नियोजन, एजुकेशन, प्रशासनिक, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य समिति, हेल्थ और वाटर समिति। तो ये जो मैंने समितियाँ आपको बताई थीं, एनईपी, सीएचडब्ल्यू, ये काम क्या कर रही थीं? जैसे ये निर्माण कार्य की समिति है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित। कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य करेगी। ये है हेल्थ समिति, तो फिर ये स्वास्थ्य संबंधी काम करेगी। ठीक इसी प्रकार से कुछ स्थायी समितियाँ होती हैं और ये अपना काम करती हैं। जैसे लोक कार्य, जैसे शिक्षा का कार्य हो गया, स्वास्थ्य का कार्य हो गया, इन सारे कामों की ज़िम्मेदारी इनके पास होती है। ध्यान दो, स्थायी समिति में अगर हम आपसे पूछें इसका गठन क्यों किया जाता है? आप बताओगे इसका गठन इसका गठन परिषद के परिषद के कार्यों को आसान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, आसान बनाने के लिए। आकार में बड़ी भी होती हैं, और एक खास बात ये है कि ये अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती हैं। साथ ही साथ इनको कुछ विशिष्ट कार्य सौंपे जाते हैं, उन्हीं कार्यों को ये देखती हैं। जैसे ये लोक कार्य लोक कार्य कौन से होते हैं? जैसे शिक्षा संबंधी कार्य, जैसे स्वास्थ्य स्वास्थ्य का निर्धारण संबंधी काम, स्वास्थ्य का निर्धारण संबंधी कार्य, तो ये लोक कार्य के लिए स्वतंत्र होती हैं, अर्थात लोक कार्यों को देखती हैं। ठीक, इन्हीं में से एक मैंने और आपको बताया था। देखो, 3 प्राधिकरण मैंने बताए, परिषद बताया, फिर मैंने स्थायी समिति बताया, और अब चलते हैं आयुक्त की तरफ। ये कौन होता है? आयुक्त। दरअसल जब भी आप इसके बारे में पढ़ोगे, तो नगर निगम का एक आयुक्त
ये स्थायी समिति के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं इस समिति के द्वारा, इनको लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है ये बंदा। और ये होता कौन है? ये आईएएस ऑफिसर होता है, अर्थात नगर निगम का आयुक्त। गौर करना, स्थायी समिति के द्वारा स्थायी समिति के द्वारा निर्णयों को लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है, के लिए जिम्मेदार है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो आयुक्त है, ये नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। यह नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ये कहाँ से उठा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ध्यान देना। इसकी जो नियुक्ति होती है वो करता है स्टेट यानी कि राज्य सरकार। कहाँ से? ये एक होता है आईएएस ऑफिसर, आईएएस अधिकारी। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये तो मैंने बात कर ली आपसे इसकी, ये मैंने बात कर ली आपसे नगर निगम की। अब जरा और नीचे आओ, दूसरे अ, इसे दूसरे पार्ट को देखो। ये लिखा है नगर पालिका, यानी शहरी स्थानीय शासन का ये भी एक प्रकार है। तो नगर पालिकाएं कहाँ पे होती हैं? देखो, नगर पालिका ये कहाँ पे होती है? दरअसल ये छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में प्रशासन के लिए इस तरह की संस्थाएं बनाई जाती हैं। अर्थात हम ये कहें, ये छोटे कस्बों में, ये छोटे कस्बों में या फिर हम कहें शहरों में प्रशासन के लिए बनाई जाती हैं या स्थापित की जाती हैं। दरअसल इस तरह की जो नगर पालिकाएं होती हैं, इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे इन्हें कहा जाता है नगर पालिका परिषद, जैसे इन्हें कहा जाता है नगर पालिका समिति। ठीक है, इन्हें कहा जाता है नगर पालिका बोर्ड। साथ ही साथ उपनगरीय नगर पालिका इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है शहरी नगर पालिका। ये कुछ अन्य नामों से भी इन्हें जाना जाता है। सवाल ये बना, तो भाई नगर पालिकाएं ये कहाँ पर होती हैं? तो आप बताओगे छोटे कस्बों और शहरों में। इसके अलावा एक और आपका शहरी स्थानीय संस्था का एक प्रकार है जिसे कहा जाता है अधिसूचित अधिसूचित क्षेत्र समिति। गौर करो, ये कहाँ पर स्थापित होती है? दरअसल इसका जो गठन होता है वो दो प्रकार के क्षेत्रों में होता है। गौर करना, अधिसूचित क्षेत्र समिति। अगर आपसे पूछे इसका गठन कहाँ पे होता है, तो इसका गठन दो प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है। सवाल ये आया कि ये दो प्रकार के क्षेत्र होते कौन से हैं? देखो, सबसे पहला, दो प्रकार के क्षेत्रों में इसका गठन हो रहा है, ध्यान देना किसके लिए किया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है प्रशासन, प्रशासन व्यवस्था वहां की संभालना। अच्छा, ये जो दो प्रकार के क्षेत्र हैं ये कौन से हैं? सबसे पहले औद्योगिकरण। गौर करो, औद्योगिकरण के लिए विकासशील कस्बा। औद्योगिकरण के लिए जो कस्बा विकासशील हो, वहां पर इस प्रकार की संस्था का निर्माण किया जाएगा प्रशासन के लिए। शहरी स्थानीय निकाय है ये, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे कस्बे जो औद्योगिकरण के लिए विकासशील हैं, इन क्षेत्रों में अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को देखने के लिए। और कौन से क्षेत्र हैं? और एक क्षेत्र है, जैसे एक ऐसा कस्बा, ध्यान दो, वह कस्बा जिसने एक ऐसा कस्बा जिसने अभी तक नगर पालिका नगर पालिका के गठन की आवश्यक
शर्तें पूरी न की हों। ठीक, अर्थात एक ऐसा कस्बा जिसने अभी तक जो नगर पालिका के गठन की शर्तें होती हैं, उनको पूरा ना किया हो। लेकिन अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो कस्बा है, भले ही इसने नगर पालिका के गठन की जो शर्तें हैं, उनको पूरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर सरकार को लगता है कि यहाँ पर प्रशासन के उद्देश्य से एक क्षेत्र समिति का गठन ज़रूरी है, फिर सरकार यहाँ पर गठन कर सकती है। ठीक? अर्थात हम कह सकते हैं लेकिन राज्य सरकार द्वारा वह वह का मतलब ये क्षेत्र, वह महत्वपूर्ण हो, तो फिर सरकार चाहे तो यहाँ पर इस प्रकार की समितियों का गठन कर सकती है। तो ये 2 क्षेत्र हैं, जहाँ पर अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक? कौन-कौन से हैं? एक तो औद्योगीकरण के लिए विकासशील कस्बा, यहाँ पर हो सकता है और दूसरा है एक ऐसा कस्बा जहाँ पर अभी तक नगर पालिका का गठन नहीं हुआ है और वो गठन होने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, उनको भी पूरा नहीं करता है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार को अगर लगता है कि यहाँ पर प्रशासन के लिए ऐसी समितियाँ बनाई जानी चाहिए, तो राज्य सरकार बना सकता है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, इनको जो शक्तियाँ मिलती हैं, ये जो अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ हैं, दरअसल इसकी समितियाँ लगभग वही समितियाँ होती हैं, जो एक नगर पालिका के को दी गई समितियाँ हैं। सॉरी, दी गई शक्तियाँ होती हैं। फिर से समझो, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो छोटी-छोटी समितियाँ आप बना रहे हो, सरकार बना रही है, दरअसल इसकी शक्तियाँ लगभग वही होती हैं। वही होती हैं। कौन-सी? जो नगर पालिका की शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ होती हैं। ध्यान दो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र समिति की भी शक्तियाँ लगभग वही होती हैं, जो एक नगर पालिका को शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अर्थात अब मुझे बताओ, ये जो समितियाँ सरकार बनाती है, अधिसूचित क्षेत्र समिति, क्या ये किसी अधिनियम के तहत बना रही है? नहीं। इस तरह की समितियाँ पूरी की पूरी नामित होती हैं। ध्यान दें, इस प्रकार की अर्थात हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार की समितियाँ अर्थात यह पूरी तरह से पूरी तरह से नामित इकाई है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं विकल्प बना के। ध्यान रखिएगा। अर्थात अब मुझे बताओ, अगर ये पूरी तरह से नामित है, ध्यान देना, यहाँ पर आओ, ये लिखा है अधिसूचित। अगर सपोज़ करो ये कोई कस्बा है, ये औद्योगीकरण की राह पर चल चुका है। यहाँ पर सरकार को लगा कि भाई यहाँ पर अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ बना देनी चाहिए। तो मुझे बताओ, सरकार क्या यहाँ पर इलेक्शन करवाएगी? यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, क्या इनके द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति यहाँ का अध्यक्ष बनेगा? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ होती हैं, क्या ये एक निर्वाचित इकाई है या नहीं है? बोलो भाई। नहीं, निर्वाचित इकाई तो होती नहीं है। अब अगर ये निर्वाचित इकाई नहीं है, इसका गठन किसी अधिनियम के द्वारा भी नहीं हो रहा है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये क्या सांविधिक निकाय है? नहीं, ये सांविधिक निकाय भी नहीं है। सांविधिक निकाय भी नहीं है। ध्यान दो, यह पूरी तरह से नामित होती है। यह ना तो निर्वाचित इकाई है, और ना ही सांविधिक निकाय है। ठीक है यहाँ तक? बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मुझे ये बताइए, तो सपोज़ करो सरकार ने इस क्षेत्र में अधिसूचित क्षेत्र समिति बना दी, तो फिर यहाँ सदस्य कौन आएँगे? इस क्षेत्र समिति को गवर्न कौन करेगा? दरअसल यहाँ जितने भी लोग इस क्षेत्र को गवर्न करेंगे, वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। अर्थात इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष एक होता है और उसी के साथ-साथ अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य भी होते हैं। लिख लो ज़रा इसको। इसी वजह से तो आप इसको कह रहे हो कि निर्वाचित इकाई नहीं है। अर्थात इसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष के साथ मनोनीत अध्यक्ष के साथ
अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं। समिति के सदस्य होते हैं। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? ठीक है। ये तो हो गई बात अधिसूचित क्षेत्र समिति की। आई होप आप समझ गए होंगे। ये निर्वाचित इकाई नहीं होती है, सांविधिक निकाय भी नहीं होता है। अब एक मैंने और बताया था आपको, इसी के आगे देखो, नगर क्षेत्रीय समिति। नगर क्षेत्रीय समिति ये क्या होता है? ये कौन सा निकाय है? देखो, आमतौर पर जो परिस्थिति नगर पालिका की थी वही परिस्थिति नगर क्षेत्रीय समिति की भी होगी। अर्थात नगर पालिका में मैंने बताया था कि छोटे छोटे कस्बों, शहरों के प्रशासन को देखने के लिए नगर पालिका को बनाया गया था। ठीक उसी प्रकार से नगर क्षेत्रीय समिति का भी गठन कुछ इसी उद्देश्य से किया गया था, छोटे छोटे कस्बों के प्रशासन के लिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका गठन भी छोटे छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए किया जाता है। यहां तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, तो मुझे ये बताइए, इसको कुछ कार्य भी दिए गए होंगे भाई, अगर ये किसी किन्हीं कस्बों में प्रशासन के कार्य के लिए बनाई जा रही है। प्रशासन का काम क्या होता है? प्रशासन का काम होता है सेवाएं देना। ठीक, जैसे पुलिस, इसका काम क्या है? इसका काम है बेहतर वातावरण तैयार करना। एक उद्योगपति के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बेहतर वातावरण तैयार करना, किसी भी तरह का डर, भय, शंका, शक की गुंजाइश ना हो समाज में, उसके लिए एक बेहतर सेवा देना, इनका काम होता है। कुल मिला के प्रशासन का काम है सेवाएं देना, जैसे ई गवर्नेंस। अच्छा, तो ये भी कुछ सेवाएं दे रही होगी। हाँ, इसे सीमित नागरिक सेवाओं की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो नगर क्षेत्रीय समिति है, दरअसल ये एक तरह से उप नगर पालिका होती है। ठीक, इसे सीमित नागरिक सेवाओं सीमित नागरिक सेवाओं की शक्तियां प्राप्त होती हैं, शक्तियां दी जाती हैं। अब मुझे ये बताओ, सीमित नागरिक सेवाएं कौन सी हैं? जैसे जल निकासी, इस तरह के जो भी काम होंगे वो इस तरह की क्षेत्रीय समितियां देखती हैं। जैसे सड़कें अगर टूट फूट है तो फिर ये क्षेत्रीय समितियां देखती हैं। जैसे मार्गों में प्रकाश की व्यवस्था करना, प्रकाश की व्यवस्था करना, इस तरह की नगर क्षेत्रीय समितियों का ये काम होता है। ठीक, और इसके जो भी गठन होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो सारे के सारे अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको मैं लिए चलता हूँ 1963-66 में, 1963-66 में। यहाँ मैं क्यों ले गया? क्योंकि यहाँ पर एक समिति बनाई गई थी इस दौरान। इस समिति का नाम था ग्रामीण शहरी संबंध समिति। संबंध समिति। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि ग्रामीण क्षेत्रीय संबंध समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? मुझे ये बताओ। इसके अध्यक्ष थे एपी जैन साहब। एपी जैन। ठीक है। अच्छा, अगर कोई समिति बनाई जाती है, वो कुछ ना कुछ सिफारिश जरूर देती है, किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही बनाई जाती है। तो इसने भी कुछ न कुछ सिफारिश दी होगी। तो सवाल हमारा ये है कि एपी जैन समिति, जो कि ग्रामीण शहरी संबंध समिति के नाम से भी जानी जाती है, इस समिति ने सिफारिश क्या दी? इसने कहा, ध्यान दो, इसने कहा कि लघु क्षेत्रीय जो समितियां होती हैं, लघु क्षेत्रीय समितियों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिया जाना चाहिए। संस्थाओं में दिया जाना चाहिए। ये एपी जैन साहब ने सुझाव दिया। इनसे पूछा गया कि ऐसा आप सुझाव क्यों दे रहे हैं? इन्होंने कहा, इसके प्रत्युत्तर में कहा कि भाई जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय के पैटर्न में दोहराव से रोका जा सके या दोहराव से बचा जा सके। अर्थात इन्होंने कहा कि जो लघु क्षेत्रीय समितियां हैं,
उन्हें पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया जाना चाहिए। और ये समितियां अगर ये क्षेत्रीय समितियां अगर पंचायती राज संस्थाओं को दी जाएंगी, इसकी सिफारिश करी किसने थी? एपी जैन साहब ने। इस समिति को और क्या कहा जाता है? ग्रामीण शहरी संबंध समिति, जिसके अध्यक्ष एपी जैन थे। ये कब बनी थी? 1963-66 के आसपास इस समिति का अस्तित्व रहा था। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया नगर क्षेत्रीय समिति के बारे में। एक संस्था मैंने और बताई थी आपको। इस संस्था का नाम है छावनी परिषद। मुझे बताओ, छावनी परिषद ये कहाँ पर होती है? दरअसल एक होता है छावनी क्षेत्र। गौर करो, मैं यहाँ पर सपोज करो, एक ये मैंने फिगर बनाया। ठीक, ये है आपका छावनी क्षेत्र। ये छावनी क्षेत्र कौन सा है? आपने इसको कैसे बोल दिया कि ये छावनी क्षेत्र है? ध्यान दो, छावनी क्षेत्र होते क्या है? मुझे पहले तो ये बताओ। दरअसल ऐसे सीमित क्षेत्र, गौर करना, मैं लिखता हूं, मैंने कहा ऐसे सीमित क्षेत्र। कैसे? जहां पर जहां पर सैन्य टुकड़ी रहती हो। ठीक, यानी कि ऐसे सीमित क्षेत्र होते हैं जहां पर सैन्य टुकड़ियां स्थायी रूप से निवास करती हों। तो फिर वो सारे के सारे क्षेत्र छावनी क्षेत्र कहलाते हैं। मेरा सवाल ये है छावनी परिषद से संबंधित, छावनी परिषद कहाँ पर होती है? इस प्रकार की शहरी स्थानीय निकायों को कहाँ पर गठित किया जाता है? अर्थात इनका गठन होता है छावनी क्षेत्र में। ध्यान दो, छावनी क्षेत्र में, छावनी क्षेत्र में जो सिविल जनसंख्या रह रही है, सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए, प्रशासन के लिए छावनी परिषद का गठन किया जाता है, गठन किया जाता है। ये जो छावनी परिषद का आप गठन कर रहे हो, ये कौन से अधिनियम के, या हम कहें कौन से उपबंधों के अंतर्गत कर रहे हो? आप बताओगे। इसे किया जाता है 2006 के छावनी उपबंधों के अंतर्गत, उपबंधों के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। या आप ये कह दो कि 2006 के अधिनियम, 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। सवाल ये है कि इसका निर्माण किसने किया होगा? दरअसल ये ये जो भी अधिनियम है, ये जो भी विधान है, इस विधान को केंद्र सरकार ने बनाया था। इसे केंद्र सरकार ने बनाया। हमारा सवाल ये है कि जब भी कभी आप छावनी परिषद संबंधी क्षेत्र देखते हो, तो वहां पर सीधा नियंत्रण होता है राजनाथ सिंह का। मैंने राजनाथ सिंह क्यों कहा? रक्षा मंत्रालय का। अर्थात यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय, यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। ठीक है, यानी प्रशासनिक नियंत्रण में ही ये काम करता है। और ये जब से बना है ना 2006 का छावनी अधिनियम, आपने इससे पहले एक अधिनियम देखा होगा, छावनी अधिनियम 1924, उसको निरस्त कर दिया गया है अब। खैर, अगर हम वर्तमान में देखें, आज आज हमारे यहाँ देश भर में लगभग 62 छावनी बोर्ड हैं। ध्यान दो, 62 छावनी बोर्ड हैं। इन्हें लगभग 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। मेरा सवाल ये है कि ये जो 4 भाग हैं जनसंख्या के आधार पर, मुझे इसके बारे में बताओ। दरअसल जनसंख्या के आधार पर जब आप बांटोगे, तो 50,000 के ऊपर एक भाग आता है। दूसरा भाग जब आप बांटते हो, तो ये 10,000 से लेकर 50,000 आबादी तक बांटा जाता है ये। इसके अलावा तीसरा भाग
बांटा जाता है 2500 से लेकर 10,000 आबादी तक, और चौथा भाग 2500 से कम वाले क्षेत्र होते हैं। तो ये टोटल 4 कैटेगरी में बांटा जाता है आबादी के अनुसार, ठीक, इन छावनी बोर्ड्स को। सवाल हमारा ये है कि ध्यान दो, यहाँ पर नोट बना के एक बात लिखो। छावनी परिषद में आंशिक रूप से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, देखो, ये छावनी परिषद है, छावनी परिषद। अब यहाँ पर ये छावनी क्षेत्र है। अब इसमें जो भी लोग आते हैं, जो भी लोग निर्वाचित होते हैं, दरअसल वो आंशिक रूप से निर्वाचित होते हैं या फिर इनको नामित भी किया जा सकता है। दोनों कैटेगरी में ये आते हैं। देखो, सपोज करो मैं यहाँ पर एक छावनी परिषद बनाता हूँ। मान लेते हैं ये है एक छावनी क्षेत्र। अब इसी छावनी क्षेत्र में क्या होगा? छावनी परिषद बनेगी। अब ये परिषद बन कैसे जाएगी? परिषद तभी बनेगी जब इसमें बहुत सारे लोग निर्वाचित होंगे, कुछ लोग इसमें मनोनीत होंगे। इन सबको मिला के इसी को कह दिया जाता है छावनी परिषद बन गई। अच्छा, सवाल हमारा ये है कि मुझे बताना जरा, छावनी क्षेत्र मैंने लिखा, तो जैसे ही मैंने लिखा छावनी क्षेत्र, आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सैन्य टुकड़ी निवास करती हो। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अगर यहाँ पर सैन्य टुकड़ी निवास कर रही है, गौर करना, तो फिर इस पूरे के पूरे क्षेत्र जो कि छावनी क्षेत्र कहला रहा है, इसका एक अध्यक्ष भी होगा। बोलो भाई। और इसका एक उपाध्यक्ष भी होगा। ये जो अध्यक्ष होता है, जो इस क्षेत्र को गवर्न करता है, दरअसल ये अध्यक्ष होता है एक सैन्य अधिकारी। यह एक सैन्य अधिकारी होता है। ये वो ही सैन्य अधिकारी होता है जो यहाँ पूरे इलाके का मुखिया बना के भेजा जाता है। ठीक, अर्थात ऐसा सैन्य अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में जिसके अधिकार क्षेत्र में यह क्षेत्र आता है, यह क्षेत्र आता है। अब आ जाओ उपाध्यक्ष की तरफ। ये कौन होता है? दरअसल ये बंदा निर्वाचित होता है। मैं कहाँ लिखूं इसको? यहाँ पर लिखे देता हूँ। ये बंदा कौन होता है? ये वहीं के लोगों के द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है। और एक खास बात ध्यान रखना, ये मात्र 3 साल के लिए निर्वाचित होता है। बात समझ गए? अब इसमें जो जो मैंने आपको समझाया है वो आप यहाँ पर लिख लो। देखो, सबसे पहली बात कि छावनी परिषद में कौन कौन होता है, तो आप बताओगे छावनी परिषद में आंशिक रूप से आंशिक रूप से निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ नामित सदस्य नामित सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, पीछे आओ जरा। ये जो उपाध्यक्ष था, निर्वाचित था, कितने साल के लिए निर्वाचित हुआ है? 3 साल के लिए। अच्छा, यहाँ पर आओ। निर्वाचित सदस्य कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे? निर्वाचित सदस्य 3 साल के लिए, 3 साल के लिए पद पर रहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मुझे बताओ इसका अध्यक्ष कौन होगा? एक सेना का वो अधिकारी जिसके प्रभाव में ये पूरा का पूरा क्षेत्र होता है, वही होता है इसका अध्यक्ष। अर्थात यहाँ की परिषद का अध्यक्ष होगा। एक सेना का अधिकारी, गौर करना, एक सेना का अधिकारी जिसके प्रभाव क्षेत्र में जिसके प्रभाव क्षेत्र में यह क्षेत्र हो। कौन सा क्षेत्र? छावनी क्षेत्र। एक सेना का अधिकारी जिसके प्रभाव में यह क्षेत्र हो, वही वहां की परिषद का वहां की परिषद का अध्यक्ष होता है। ये बात आप समझ पा रहे हो हमारी? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये तो भाई जो सैन्य अधिकारी यहाँ पर नियुक्त करके भेजा जाएगा वो अध्यक्ष हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन उपाध्यक्ष ये कहाँ से आएगा? ये आम जनता के बीच से ही आता है। परिषद का जो उपाध्यक्ष होगा, गौर करो, परिषद के अध्यक्ष का मामला सुलझ गया है। वो अध्यक्ष वही होगा छावनी बोर्ड में, छावनी परिषद का, जो सैन्य अधिकारी होगा।
लेकिन उपाध्यक्ष कौन होगा? परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और चुनाव किनमें से होगा? उन्हीं निर्वाचित उन्हीं निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 3 साल की अवधि के लिए होता है। अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अर्थात जो मैंने आपको पीछे फिगर बनाया था, उसी से संबंधित बातें याद रखो। अब यहाँ पर देखो, छावनी बोर्ड छावनी बोर्ड बनेगा, जो कि काम करेगा। तो छावनी बोर्ड में सदस्य कौन-कौन होंगे? छावनी बोर्ड के सदस्य देखो, सबसे पहले तो जो इसका नेतृत्व कर रहा होगा वो सैन्य अधिकारी होगा, चूँकि पूरा का पूरा मैंने बोला ही है छावनी बोर्ड अर्थात सेना से संबंधित है ये क्षेत्र। तो फिर यहाँ छावनी बोर्ड का नेतृत्व करता एक सैन्य अधिकारी होगा, अर्थात नेतृत्व करने वाला सैन्य अधिकारी। ठीक, इसके अलावा और इसके सदस्य कौन होते हैं? तो छावनी क्षेत्र में कार्यरत कार्यपालिका अभियंता इसका सदस्य होता है। इसके अलावा छावनी क्षेत्र में जो स्वास्थ्य अधिकारी होता है वो इसका सदस्य होगा। इसके अलावा छावनी क्षेत्र के लोगों के द्वारा यहाँ पर निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये इनकी संख्या निर्धारित है, याद रखिएगा। मैं लिखे दे रहा हूँ। छावनी क्षेत्र के लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा निर्वाचित 8 सदस्य। ठीक, इसके अलावा 3 सैन्य अधिकारी होते हैं। 3 सैन्य अधिकारी, साथ ही साथ छावनी बोर्ड का एक होता है मुख्य कार्यकारी छावनी बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ये सारे के सारे लोग होते हैं छावनी बोर्ड के सदस्य। नेतृत्व करने वाला सैन्य अधिकारी, छावनी बोर्ड में कार्यरत जो कार्यपालिका अभियंता होता है वो भी इसका सदस्य होगा। स्वास्थ्य अधिकारी भी इसका सदस्य होता है। छावनी बोर्ड के लोगों के द्वारा जो निर्वाचित 8 सदस्य हैं वो इसके सदस्य होते हैं। 3 सैन्य अधिकारी इसके सदस्य होते हैं और छावनी बोर्ड का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो भी इसका सदस्य होता है। अब यहाँ पर आओ जरा, क्या छावनी परिषद में राष्ट्रपति की भी कुछ भूमिका होती है? हाँ, ध्यान दो। ये जो छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ये सवाल आपसे पूछा जाता है। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अर्थात छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये बात आप समझ पा रहे हो यहाँ पे? ठीक है। तो ये तो बात हो गई छावनी परिषद की। एक निकाय और मैंने लिखा था जिसे कहा जाता है नगरीय क्षेत्र। ये क्या है? इसकी स्थापना कैसे होती है? कहाँ होती है? देखो, दरअसल इस तरह के जो संस्थान होते हैं या हम कहें इस तरह के जो निकाय होते हैं, उन निकायों को वृहद सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा स्थापित किया जाता है। ये वृहद सार्वजनिक उपक्रम कौन है? इंडस्ट्रीज टाइप। जैसे ऐसे देखो, दरअसल ऐसे निकाय उद्योगों के निकट बनी हुई जो आवासीय कॉलोनियाँ होती हैं, वहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये इंडस्ट्री है, ठीक? तो जो नगरीय क्षेत्र बनाए जाएँगे अर्थात ऐसे निकाय, ये कहाँ बनाए जाएँगे? ये साधारणतया उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जो उद्योग के निकट होते हैं और वहीं आवासीय कॉलोनियाँ बना दी जाती हैं और इनको मिला के फिर बन जाते हैं नगरीय क्षेत्र। बात समझ पा रहे हो? ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि भाई ये एक इंडस्ट्री थी, देखो, ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री थी और इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के आस-पास आवासीय कॉलोनियाँ, इनमें रहने वाले कर्मचारियों को जो सुविधाएँ देने के लिए स्थानीय क्षेत्र बनाया जाता है, वो कहलाता है नगरीय क्षेत्र। अब मुझे बताओ आप क्या लिखोगे यहाँ?
पहले तो मुझे ये बताओ ये कहाँ स्थापित होते हैं? तो आप बताओगे इस तरह के निकाय वृहद सार्वजनिक उपक्रमों, वृहद बड़े स्तर पर जो सार्वजनिक उपग्रह होते हैं, ओ सॉरी उपक्रम होते हैं, उपक्रमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। फिर से समझो, मैंने क्या कहा? नगरीय क्षेत्र ये कहाँ पर स्थापित होंगे? बड़े स्तर पर जो उपक्रम स्थापित किए जाते हैं, उन्हीं के आसपास की जो मानव बस्तियां हैं, आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों को सुविधाएं देने के लिए इस प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय स्थापित किया जाता है। अर्थात इस तरह के निकाय वृहद सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। और ये किन्हें सुविधाएं देते हैं? तो आप बताओगे ऐसे निकाय उद्योगों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारी को सुविधा उपलब्ध करने के लिए उपलब्ध या फिर उपलब्ध कराते हैं, ऐसे लिख लो, या उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के निकाय बनाए जाते हैं। ठीक। अब मुझे बताओ, ये जो आप स्थानीय निकाय बना रहे हो, इस तरह के नगरीय क्षेत्र, क्या इनमें निर्वाचित सदस्य आपने डाले हैं? क्या इनमें निर्वाचित सदस्य भी हैं? नहीं। इस तरह के निकायों में निर्वाचित सदस्य बिल्कुल नहीं होते हैं। अर्थात ये नौकरशाही का एक विस्तार रूप है। ध्यान दो, इसमें निर्वाचित सदस्य नहीं होते। निर्वाचित सदस्य नहीं होते। तो मुझे बताओ ये कैसे हैं? अर्थात यह एक जीता जागता उदाहरण है नौकरशाही के विस्तार का। यह नौकरशाही का विस्तार है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ये हैं इन इन जगहों पर स्थापित किए जाते हैं नगरीय क्षेत्र। अच्छा, अब जरा एक और देखो। मैंने एक और आपको बताया था शहरी स्थानीय शासन का कार्य, जिसे कहा जाता है न्यास। ठीक। देखो, इस शब्द से आप समझ गए होंगे, ये ऐसे शहरी स्थानीय निकाय उन जगहों पर स्थापित होंगे जहां पर समुद्र है। पत्तन मतलब बंदरगाह। और बंदरगाह कहाँ पे है? बंदरगाह हमारे दक्षिण भारत में है। सपोज करो ये हमारा तमिलनाडु है, ये केरल है, और आप ऊपर जाओगे तो गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, और इसके बाद केरला, ओ सॉरी कर्नाटका। ठीक। और आप यहाँ पर आओगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अब मुझे बताओ यही तो है, यहाँ से लेकर इधर है सी, इधर भी है सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सारा का सारा समुद्र है। तो अब जब आप न्यास पत्तन बनाओगे तो क्या उत्तर प्रदेश में बनाओगे आके? बोलो भाई, उत्तर प्रदेश में तो बना नहीं दोगे, यहाँ पर समुद्र तो है नहीं। आप बनाओगे गुजरात में, आप बनाओगे महाराष्ट्र में, जहां पर उचित जो शर्तें हैं न्यास पत्तन बनाने के लिए, आप उन्हीं क्षेत्रों में बनाओगे। अर्थात इनकी संरचना बंदरगाह क्षेत्रों में की जाती है। ध्यान दो, न्यास पत्तन की स्थापना कहाँ की जाती है? आप बताओगे इनकी स्थापना बंदरगाह क्षेत्रों में की जाती है। ठीक। अगर इनकी स्थापना बंदरगाह क्षेत्रों में की जाती है तो मुझे कुछ एग्जांपल्स दो सिटी के जहां आप इनकी स्थापना कर सको, जैसे बम्बई, मुंबई। आपने बम्बई मत लिखो, हालांकि अब इसका नाम बदल चुका है, आप मुंबई लिख लो। जैसे कोलकाता, यहाँ पर भी बनेगा। जैसे चेन्नई, यहाँ पर भी बनेगा। तो बम्बई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, इन शहरों में आपको न्यास पत्तन देखने को मिल सकते हैं। लखनऊ में नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक। अब मुझे बताओ कि इनका गठन जब भी कभी होगा तो फिर किस अधिनियम के द्वारा होगा? ये अधिनियम जो भी बनेगा वो बनाएगी संसद। अर्थात इसका गठन संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया जाता है। अधिनियम के द्वारा किया जाता है।
मुझे ये बताइए, जब भी कभी न्यास पत्तन बनेगा, तो इसमें निर्वाचित, गैर निर्वाचित या फिर नियुक्त कैसे सदस्य होते हैं? इसमें दोनों प्रकार से होते हैं। अर्थात इसमें निर्वाचित और गैर निर्वाचित, यानी कि मनोनीत, गैर निर्वाचित, दोनों प्रकार के दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये है न्यास पत्तन। इसमें सिंपल सी एक बात याद रखोगे, ये कहाँ पर स्थापित होते हैं? साधारणतया बंदरगाह क्षेत्रों में। और बंदरगाह कहाँ पर हैं? नीचे दक्षिण भारत में, यहाँ पर। पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और नीचे। ठीक? अब ज़रा यहाँ पर मैं एक लास्ट आपको और बताता हूँ। लास्ट बचा है विशेष उद्देश्य अभिकरण। विशेष उद्देश्य अभिकरण। गौर करो। ये क्या है? इनकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? ऐसे निकाय कहाँ बनाए जाते हैं? दरअसल इनका नाम पढ़ो। कह रहा है कि विशेष उद्देश्य ऐसे अभिकरण जिनको कुछ खास उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। सामान्यतया आपने नाम सुना होगा शहरी यातायात बोर्ड। तो ये जो यातायात बोर्ड, इस तरह के जो अभिकरण हैं, इनको खास उद्देश्य के लिए ही बनाया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या इसका उद्देश्य है? प्रदूषण को नियंत्रित करना। जैसे शहरी सुधार प्राधिकरण। तो इनका मुख्य उद्देश्य है, ये बनाए ही जा रहे हैं किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जैसे आपने एक नाम सुना होगा विद्युत आपूर्ति बोर्ड। ठीक? इसका भी उद्देश्य क्या है? विद्युत की आपूर्ति करना। तो कुछ ऐसे अभिकरण हैं जिनका बनाया जाना किसी विशिष्ट उद्देश्य को दर्शाता है। यहां तक बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका आशय है कि विशेष कार्यों को संपादित करने के लिए ऐसे निकायों का गठन किया जाता है। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। मुझे बताओ, इनका गठन क्यों किया गया? तो लिख लो जरा। इन्हीं विशेष कार्यों को कार्यों को संपादित करने के लिए संपादित करने के लिए ऐसे निकायों का ऐसे निकायों का गठन होता है। ठीक? गठन किया जाता है। तो इसके ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब जरा मैं 2-3 बातें यहाँ से, ये मैंने आपके 8 के आठों निकाय बता दिए हैं, शहरी निकाय, ठीक है? इनकी कंडीशंस कहाँ-कहाँ इनको गठन किया जाता है। अब जरा कुछ संस्थान हैं, इनको आप लिख लो। इन संस्थानों में जो नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। देखो, ये आपसे संस्थान पूछे जा सकते हैं, ये कहाँ संस्थान है? इनकी स्थापना कब हुई? कुछ इस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं। देखो, नगर पालिका नगर पालिका कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए गए संस्थान। ध्यान दो, कौन-कौन संस्थान है? सबसे पहले आपने एक संस्थान का नाम सुना होगा जिसे कहा जाता है अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान। ये है कहाँ पे? ये है बम्बई में। ठीक? और साधारणतया इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुझे ये बताइए, ये क्या है? दरअसल यह निजी पंजीकृत सोसाइटी है। पंजीकृत सोसाइटी है। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान कहाँ पर है? बंबई में। एक और संस्थान लिख लो जिसे कहा जाता है नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र। अध्ययन केंद्र। इसकी ये पहले तो मुझे इसका लोकेशन बताओ। ये कहाँ है? तो आप बताओगे ये है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना होती है 1967 में।
क्या कोई समिति बनाई गई थी इसकी स्थापना करने के लिए? हाँ, समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना करी गई है। समिति थी नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन अहमद समिति, और इस समिति की अनुशंसा या हम कहें सिफारिश के आधार पर ही नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र संस्थान बना था, और 1963-65 के समयावधि में ये समिति अस्तित्व में आई थी। तो ये तो बात हो गई नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र की, जो कि नई दिल्ली में है। मुझे ये बताइए, क्या इस अध्ययन केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं? हाँ, इसके कार्यालय भी हैं। देखो, क्षेत्रीय, नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र, गौर करना, अध्ययन केंद्र। इसके कार्यालय कहाँ हैं? क्षेत्रीय कार्यालय। इसके कार्यालय हैं, जैसे सपोज करो अगर मैं इंडिया को 4 भागों में डिवाइड करता हूँ, तो ये हो गया उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। जब आप नीचे आओगे, ऐसे आप यहाँ ये मैं बना लूँ दक्षिण पार्ट, ठीक है, भारत का। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको मिलेगा हैदराबाद, तेलंगाना वाला क्षेत्र, हालाँकि पहले आंध्र प्रदेश में ही था। आप उत्तर में जाओगे तो आपको मिलेगा लखनऊ, तो लखनऊ में भी है अध्ययन केंद्र। इसके अलावा आप जब पूर्व की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा कोलकाता, यहाँ भी है ये। कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, और साथ ही साथ यहाँ पश्चिम में आ जाओ तो आपको मुंबई भी मिलेगा, यहाँ भी है। और इनकी स्थापना करी गई थी 1968 में, ये स्थापित किए गए थे। और फिर से वही सवाल, किस समिति की अनुशंसा पर ये स्थापित किए गए थे? तो समिति वही है, कौन सी? नसीरुद्दीन वाली, नसीरुद्दीन अहमद समिति, इसी की अनुशंसा पर ये स्थापित किए गए। इसके अलावा एक और देखो, ये है संस्थान, इसे कहा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। मुझे बताओ ये कहाँ है? आप बताओगे न्यू दिल्ली में है। कब इसको स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया गया था 1976 में। एक संस्थान मुझे और बता दो, ये भी नई दिल्ली का ही संस्थान है, और इसको जो स्थापित किया गया था वो 1985 1985 में स्थापित किया गया था। सवाल मेरा ये है कि संस्थान कौन सा है? संस्थान है ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट। तो ये 1985 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये कुछ संस्थान है जहां पर नगर पालिकाओं के कार्मिकों को यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, हाँ, नगर पालिका के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए गए कुछ संस्थान, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अब एक मैं आपको आर्टिकल के पास लिए चलता हूँ। संविधान का एक अनुच्छेद है, गौर करो। संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 263। मैं यहाँ पर क्यों ले आया आपको? क्योंकि यहाँ से अ, स्थानीय स्वशासन संबंधी हमें जानकारी मिलती है थोड़ी सी। देखो, मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्थानीय, गौर करना, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के बारे में। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, ये क्या है और ये कब गठित होती है? कब इसको गठित किया गया था? इसके काम क्या है? आओ देखो, सबको देखते हैं। दरअसल अगर हम इस परिषद की बात करें तो आपको जाना होगा संविधान के एक अनुच्छेद में, और ये है 263। ठीक, ध्यान देना, ये है संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 263। इस 263 के अंतर्गत स्थापना करी गई थी इसी क्षेत्रीय परिषद की, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की, और 263 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। सवाल ये है, क्या ऐसे ही करी कर दी गई थी? नहीं, राष्ट्रपति के आदेशानुसार आदेशानुसार इसकी स्थापना की गई। मेरा सवाल ये है कि
इसकी स्थापना के साथ इसे एक नाम दिया गया था। वो नाम क्या है? आपसे पूछा जा सकता है। 1954 में गौर करो, इसकी स्थापना के साथ इसकी स्थापना के साथ इसे एक नाम दिया गया। नाम पड़ा सेंट्रल काउंसिल ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट इसे ये कहा जाता था। ठीक, बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद अनुच्छेद 263 ये आ, अधिकार देता है कि इसकी स्थापना की जा सके और इसी आर्टिकल के अंतर्गत इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेशानुसार करी गई। 1954 आया, हम आजाद ही हुए थे। पहला हमारा इलेक्शन भी हो चुका था, संविधान बनके तैयार भी हो गया था, लागू भी हो गया था। लिहाजा 1954 में इसकी स्थापना के साथ साथ इसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल, इस शब्द को पकड़ो, स्थानीय सेल्फ यानी कि स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो सेल्फ गवर्नमेंट शब्द है, इसे बदल दिया गया, इसे परिवर्तित कर दिया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस शब्द को बदल के कर दिया गया गवर्नमेंट। देखो, बाद में बाद में सेल्फ गवर्नमेंट शब्द को गवर्नमेंट शब्द से गवर्नमेंट गवर्नमेंट शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रतिस्थापित कर दिया गया। और ये हुआ कब है? प्रतिस्थापित किया कब गया है? 1980 के दशक में। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट शब्द जैसा, या हम कहें सेल्फ गवर्नमेंट शब्द, ये जो था इसको हटा दिया गया और यहाँ पर केवल और केवल गवर्नमेंट शब्द को ऐड किया गया। और ये घटना घट रही है 1980 के दशक में। फिर क्या होता है? दरअसल देखो, 1980 के दशक से पहले इसमें एक और परिवर्तन लाया गया। ये जो मैंने एक शब्द लिखा है, यहाँ पर आओ। ये शब्द जो मैंने लिखा है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें एक परिवर्तन लाया गया। परिवर्तन क्या हुआ? 1958 में। देखो, 1958 तक इसका संबंध इसका संबंध नगर सरकारों के साथ, नगर सरकारों के साथ साथ ग्रामीण स्थानीय सरकारों से भी था। स्थानीय सरकारों से भी था। लेकिन एक परिवर्तन हुआ 1958 में। हुआ ये कि अब इसको, जो ग्रामीण स्थानीय सरकारों से इसका संबंध था, ये खत्म कर दिया गया। अर्थात हम या ये कह सकते हैं, परंतु 1958 के बाद, ये साल याद रखना, 1958 के बाद यह केवल नगरीय स्थानीय सरकारों के मामले ही देखता था। ये मामले देखने लगा। अर्थात यहां से मुझे ये बताओ कि ये जो पूरा का पूरा ताना बाना है, ये पहले नगरीय स्थानीय सरकारों के मसले, इसके साथ साथ ग्रामीण स्थानीय सरकारों के मसले, दोनों के मसले ये देखता था। 1958 में एक घटना घटती है, उसमें नगरीय स्थानीय सरकारों के मसलों को देखने की ही केवल घटना घटी और वहां से ग्रामीण स्थानीय निकायों को नहीं देखा गया। ठीक, इसके बाद 1980 आते आते इसका नाम बदल दिया गया 1980 के दशक में। मुझे यहाँ से दो बातें बता दो, कौन कौन सी? सबसे पहले, ये जो स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद है, ध्यान देना, ये एक कैसा निकाय है, ये निकाय कैसा है, और इस निकाय के सदस्य कौन होते हैं? ये दो बातें मुझे बताओ। ये निकाय कैसा है और इस निकाय के सदस्य कौन है? ध्यान दो, ये निकाय है परामर्शदात्री। परामर्शदात्री निकाय है। इसके सदस्य कौन है? इसके सदस्य हैं शहरी और आवास स्थानीय स्वशासन के जो प्रभारी मंत्री हैं, वो सारे के सारे इसके सदस्य होते हैं। ध्यान दो, इसमें भारत सरकार के
भारत सरकार के शहरी और स्थानीय शासन के प्रभारी मंत्री इसके सदस्य हैं, या हम कहें इसके सदस्य होते हैं। मुझे बताओ इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आप बताओगे केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। परिषद के सदस्य होते हैं। यहां तक आप बात समझ पा रहे हो? अब ये जो मैं परिषद की बात कर रहा हूं, जिसका नाम है स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, इसके काम क्या है? ध्यान दो। परिषद के स्थानीय सरकार के, या हम कहें परिषद के स्थानीय सरकार से संबंधित कार्य क्या है? कौन कौन से ये कार्य देखती है? चूंकि यहां पर देखो, मैंने लिखा है केवल और केवल परामर्शदात्री निकाय है, तो ये केवल और केवल रिपोर्ट बनाएगी और परामर्श देगी। अर्थात सबसे पहले देखो कौन सा काम करेगी ये। यह यह नीतिगत नीतिगत मसलों पर विचार करना, ये इसका मुख्य काम होता है। नीतिगत मसलों पर विचार करना और सिफारिशें देना, या हम कहें अनुशंसाएं देना। नीतिगत मसलों पर विचार करना, चूंकि ये एक तरह से थिंक टैंक का भी काम करता है। और जो जो भी विधायन के प्रस्ताव बनाना, यानी नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो भी विधायन हो, जो भी हो सकता है नियम कानून, उनके लिए मसौदा एक तैयार करना। इसके अलावा और इसके काम क्या होते हैं? परामर्शदात्री है। परामर्शदात्री केवल और केवल सिफारिश देना इसका मुख्य काम है। अर्थात केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, सहयोग की संभावनाओं को तलाशना, और फिर उन्हें सिफारिश देना, परामर्श देना कि भैया इस तरह से काम करो, तो आपके केंद्र और राज्य के मध्य संबंध अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और ये क्या सलाह दे सकता है? कार्यवाही के लिए साझे कार्यक्रम का खाका तैयार करना। साझे कार्यक्रम का खाका बनाना। ठीक, जो भी योजनाएं हैं, जो भी साझे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं केंद्र और राज्यों के लिए, केंद्र और राज्यों के मध्य नगर पालिकाओं में, उनके लिए एक खाका विकसित करना, खाका तैयार करना, और फिर उसी खाका के आधार पर सिफारिश देना। इसके अलावा केंद्रीय वित्त आयोग, या हम कहें केंद्रीय वित्तीय, ध्यान दो, केंद्रीय वित्तीय सहयोग के लिए अनुशंसा करना। कितना वित्तीय सहयोग देना चाहिए केंद्र के संदर्भ में? तो वित्तीय सहयोग क्या होना चाहिए, इसके लिए भी का तैयार करना और सिफारिशें देना। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है केंद्रीय वित्तीय सहयोग से जो पूरे किए गए कार्य हैं, पूरे किए गए कार्यों की समीक्षा करना। समीक्षा करना, ये इसके मुख्य कार्य हैं स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के। फिर से समझो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे आओ। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, मैंने कहा कि भाई स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद ये क्या काम करती है इसके संबंध में। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई है राष्ट्रपति के आदेशानुसार। फिर मैंने आपसे कहा 1954 में इसकी स्थापना हुई। इसी इसकी स्थापना के साथ साथ सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसे कहा जाने लगा। दिक्कत आ गई 1980 के दशक में। 1980 के दशक में यहाँ से गवर्नमेंट शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया सेल्फ गवर्नमेंट शब्द को। 1958 में क्या हुआ? इससे पहले 1958 में हुआ ये कि अभी तक 1954 से लेकर 1958 तक ये ग्रामीण स्थानीय सरकारों के मसले और शहरी स्थानीय सरकारों के मसलों को एक साथ देखती थी। लेकिन 1958 के बाद ये केवल और केवल नगरीय स्थानीय सरकारों के मसलों को देखने लगा।
ये एक परामर्शदात्री निकाय है। अच्छा, तो फिर इसके कुछ ना कुछ सदस्य भी होते होंगे। हाँ, इसके सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? वो शहरी स्थानीय शासन के जो प्रभारी मंत्री हैं, इसके सदस्य होते हैं और साथ ही साथ जो केंद्रीय स्तर पर जो मंत्री होता है, वो इस परिषद का ये मैंने क्या लिखा है? सदस्य। दरअसल ये गलत लिख दिया। यहाँ अध्यक्ष कर लो। परिषद के केंद्रीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है? इसको ठीक कर लो। इसके अलावा ये काम क्या करती है दरअसल? ये मैंने अभी आपको बताया था कि परामर्शदात्री निकाय है। केवल और केवल विचार करना, परामर्श देना इसका मुख्य काम होता है। एक तरह से ये जो संस्था है ये थिंक टैंक का काम करती है। अर्थात कौन-कौन मसलों पर ये परामर्श देती है? तो नीतिगत मसले, इन पर विचार करना, अनुशंसाएँ देना, विधायन के प्रस्ताव बनाना, केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग की जितनी भी संभावनाएँ हैं, कैसे केंद्र और राज्य के मध्य समरसता बनी रहे, वित्तीय प्रणाली या हम कहें वित्त का आवंटन के मसले पर कई बार केंद्र और राज्य आपस में झगड़ा करने लगते हैं स्थानीय स्वशासन को लेके। उन सभी संभावनाओं को कम करना, इसका मुख्य लक्ष्य है। साथ ही साथ कार्यवाही के लिए साझे का कार्यक्रम का बनाना, वित्तीय सहयोग के लिए अनुशंसा करना, केंद्रीय वित्तीय सहयोग से पूरे किए गए कार्यों की समीक्षा करना, ये इसके मुख्य लक्ष्य हैं। ठीक है? तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश के संबंध में जो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। जैसे आपने जिला योजना समिति का नाम सुना होगा। कुछ इस प्रकार की समितियाँ जिनसे महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है? हाँ, धन्यवाद।